हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज हम बिजनेस स्टडी में अपने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हम कर रहे थे, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पोर्शन हम कर रहे थे, जो आपका एफडब्ल्यू टेलर की तरफ से हमने प्रिंसिपल्स तक उनका देख लिया था, राइट। अब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स जब भी आएंगे उसके साथ टेक्निक्स भी आएंगी, राइट। तो इन्होंने टेक्निक्स क्या क्या दी है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास टेक्निक्स होती है वो क्या क्या होती है, राइट। किस तरीके से उसको प्रोसीड करा जाता है, किस तरीके से उसे देखा जाता है, राइट। टेक्निक वो तरीका है, जब हमने डिस्कस करा था पिछली क्लास में कि टेक्निक इज अ स्टेपिंग प्रोसेस, राइट। किस स्टेपिंग प्रोसेस से आप अचीव करोगे अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल, दैट इज योर टेक्निक। वो सारी बातें आपकी टेक्निक्स में लिखी है। तो आज हम वही टेक्निक्स देखने जा रहे हैं जो इन्होंने दी है ऑलरेडी। टेलर साहब ने आपकी जो जितनी भी टेक्निक्स दी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, ठीक है। नॉर्मली इन्होंने अपने एंड से जो है 5 टेक्निक्स हमें दी है, जो यहाँ पे मैंने ओवरऑल मेंशन करी हुई है। जिसमें फंक्शनल फोरमैनशिप आपका आ गया, ठीक है। इसमें आपका स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसमें आपका डिफरेंशियल पीस रेट एक आता है, इसमें आपका मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया और वर्क स्टडी हो गया। तो 5 इन्होंने टेक्निक बताई है जिसके थ्रू हम अपने जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है जो इन्होंने पर्टिकुलरली दिया है, और जो नॉर्मली मैनेजर को अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमने पिछली क्लास में देखा था किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं प्रिंसिपल, राइट। तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है, सबके कलेक्टिव एक एफर्ट से वो क्रिएट होते हैं, राइट। अब उसी की टेक्निक्स क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से वो चीजें आगे प्रोसीड होती है, राइट। तो 5 टेक्निक है, जैसा हमने देखा यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी 5 टेक्निक, ठीक है। सिनॉप्सिस में मैंने मेंशन कर दिया क्या क्या चीजें उसमें रहेगी, क्या क्या चीजें नहीं रहेगी। तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद आई मीन फर्स्ट, जो फंक्शनल फोरमैनशिप यहाँ पे दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले समझो, जब भी आप फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करते हो, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हो तो वहां पे एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, ठीक है। वो फैक्ट्री मैनेजर जो मैनेजर पोजीशन पे होता है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री पार्ट, राइट। क्यों? क्योंकि सारी प्लानिंग उसी के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। सारा एग्जीक्यूशन उसी के एंड पे होता है, सारा कंट्रोलिंग उसी के एंड पे होता है। अगर आपने एक्सेल पे कभी काम किया हो तो उस पर एक पाइवट टेबल बनता है, तो ही इज कंसिडर्ड एज अ पाइवट टेबल, राइट, ऑफ इट। सारी चीजें उसी के अराउंड घूम रही है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारी चीजें उसी के अराउंड घूम रही है। तो टेलर साहब ने ये चीज देखी, उन्होंने कहा देखो, हमें इस पर्पस के लिए, फंक्शनल फोरमैनशिप के लिए काफी सारी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटी अवेलेबल हो जाए, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल ये जो भी काम हो रहा है इस पर्टिकुलर टेक्निक में, ये इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अकेला पर्सन है तो ये उतने एफर्ट्स देके काम नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं निकलवा पाएगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया, टेलर साहब ने आपको सिंपल सी बात रखी, उन्होंने कहा भाई अपना ये जो फोरमैनशिप वाला पार्ट है ना, इसको आप 2 पार्ट्स में बांट दो, ठीक है। इसकी जो प्लानिंग पार्ट है वो अलग रखो, ठीक है, और इसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो अलग रखो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इसका जो प्लानिंग पार्ट है वो आप अलग रख दो और जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसे अलग रखो, ठीक है। प्लानिंग पार्ट जो रहेगा उसमें आपकी टोटली जो प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी चर्चाएं होंगी उसके बारे में बात होगी। एग्जीक्यूशन पार्ट यहाँ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका प्रोडक्शन पार्ट होगा, प्रोडक्शन पर्टिकुलर रहेगा, वो किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से चीजें रहेगी वो। तो इन्होंने क्या किया, अंडर फैक्ट्री मैनेजर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन 2 चीज कर दी। 2 चीजों में क्या कर दिया, एक प्रोडक्शन इंचार्ज रख दिया, एक आपका जो है एक तो प्लानिंग इंचार्ज रख दिया और एक प्रोडक्शन इंचार्ज रख दिया, ठीक है। देखो, प्लानिंग इंचार्ज तो ऑलरेडी वो बोल रहा था कि प्लानिंग का रहेगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे बात हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अब उनके अंडर भी 4-4 लोग इन्होंने रखे, ठीक है। जैसे प्लानिंग के अंडर 4 लोग रखे हैं, वैसे ही प्रोडक्शन के अंडर भी इन्होंने 4-4 लोग रखे हैं। उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्ट में काम दे दिया, मतलब इन टोटल जो इन ग्रुप में 8 पीपल आर देयर। जो वर्कर है, जो भी अंडरस्टैंडिंग वर्कर ले रहा है या जो भी वो कमांड ले रहा है, इन 8 पर्सन से ले रहा है जो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप में बताए गए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं, किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, राइट, किस तरीके से इसको समझने की जरूरत है हमें, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आओ, देखो फंक्शनल फोरमैनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो फोरमैनशिप एक मैनेजरियल पोजीशन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया वो एंटायर प्रोसेस का एक पाइवट टेबल है, यानी एंटायर प्रोसेस चाहे वो प्लानिंग हो, उसका एग्जीक्यूशन हो, उसकी कंट्रोलिंग हो, सारी चीजें वही पर्सन देख रहा है, ठीक है। इट माइट बी इन फैक्ट्री के सिनेरियो में वो फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा, अब इस रोल को ये रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस रोल को जैसे हमने डाइवर्सिफिकेशन इसमें देखा, मैंने आपको बताया था एक प्लानिंग इंचार्ज फॉर प्लानिंग पर्पस रख दिया, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो प्रोडक्शन इंचार्ज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, प्लानिंग इंचार्ज में 4 लोग कौन से दिए इससे, और दूसरा प्रोडक्शन में 4 लोग कौन से दिए, ठीक है। प्लानिंग में जब सबसे पहले बात करते हैं
तो सबसे पहला नाम आ रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का, ठीक है। दूसरा नाम आपका आ रहा है रूट क्लर्क का, ये सारे क्लरिकल पोजीशन है एक तरह से। तीसरा आपका टाइम एंड कॉस्ट, और चौथा आपका आता है डिसिप्लिनरी, मतलब एक डिसिप्लिन भी बंदा मेंटेन कर गया, वो भी रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आपका इसमें पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देखो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करेगा क्या, ये ना जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन तैयार करता है। किस रिगार्ड में इंस्ट्रक्शन तैयार करेगा, देखो इंस्ट्रक्शन किस रिगार्ड में करेगा, काम के रिगार्ड में, कि क्या काम होना है, उस काम का प्रोसीजर क्या है, उस काम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी यूज होनी है उसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन दे देगा, भाई इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। तो इसका काम क्या है, एक इंस्ट्रक्शन शीट बना देना वर्कर्स के लिए, ठीक है, जो भी वहां पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन शीट बना देना जो फैक्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उन्हें पता लगे काम क्या है, ठीक है, किस तरीके से क्या प्रोसेस है, ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस उनको मिल जाए, ठीक है, क्या मशीनरी और क्या इक्विपमेंट उसमें यूज होना है, इस बारे में ये जो भी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। इस बारे में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको इन्फॉर्मेशन यानी वर्कर को इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है जी। इसका काम ये हो गया, इसने बता दिया। दूसरा हमने रखा है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या है, रूट क्लर्क जो स्पेसिफिकली क्या बात हो रही है यहाँ पे, फैक्ट्री में क्या चीज कर रहे हो आप, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस प्रोडक्शन पे टारगेट करता है रूट क्लर्क। मतलब ये क्या करता है, ये आपको पूरा एक रूट मैप देता है कि भाई प्रोडक्शन करनी कैसे है, किस तरीके से प्रोडक्शन आपको करनी है, यानी ऑपरेशन, आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हो उसके स्टेप क्या क्या होने वाले हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, जो भी आरएम या मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसको फिनिश प्रोडक्ट तक, यानी उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है मशीन में, ये समझा रहा है रूट क्लर्क, ठीक है। इसका काम क्या है, ये आपको ये बता रहा है भाई प्रोडक्शन हो कैसे रही है, प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है, रॉ मटेरियल को आप एफजी में कन्वर्ट कर कैसे रहे हो, या तो रॉ मटेरियल पहले डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट होगा, देन दूसरे प्रोसेस से जाएगा एफजी में, या सीधा वो एफजी में कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड में, राइट। तो ये आपको प्रोडक्शन का प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से आपका मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा क्लर्क इन्होंने रखा हुआ है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब वो क्या करते हैं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होते हैं वो आपको किसी भी पर्टिकुलर टास्क का, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टास्क है या कोई प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसमें क्या करेगा, उसमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए कितनी कॉस्टिंग लगनी चाहिए, उसकी एक शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे आपको पता लग जाता है इस पर्टिकुलर टास्क या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम और कितनी कॉस्टिंग लगनी चाहिए, ठीक है। ये प्लानिंग में तीसरा पार्ट है। और चौथा पार्ट आता है डिसिप्लिनरी। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि पूरा डिसिप्लिन से चीजें जो है फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में फिर ये लुकआउट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो आपका फंक्शनल फोरमैनशिप में मैनेजर पोजीशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने दो पार्ट में उसे कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। पहला पार्ट क्या कहता है, प्लानिंग वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपने एक प्लानिंग इंचार्ज रखा है, उसके नीचे 4 लोग रख दिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रख दिया, रूट क्लर्क रख दिया आपने, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रख दिया, और एक डिसिप्लिनरी रख दी। अब देखो इसमें क्या है, पहला जो पर्सन है वो क्या काम कर रहा है, वो सिंपली ये बता रहा है क्या काम होना है, क्या प्रोसेस है, राइट, क्या काम होना है, पहली चीज, बात नंबर 1 क्या काम होना है। दूसरी चीज, क्या प्रोसेस आप उस काम के लिए फॉलो कर रहे हो। तीसरी चीज, क्या मटेरियल और क्या इक्विपमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा जो रूट वाला है वो सीधा प्रोडक्शन पे टारगेट कर रहा है, तो वो जो ऑपरेशन के प्रोसेस है वो बताएगा, और आरएम को कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्या प्रोसेस है मटेरियल को प्रोसेस करने का, यानी मटेरियल को आरएम को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात हो रही है। तीसरा क्या कर रहा है, टाइम एंड कॉस्ट शीट बना रहा है, यानी एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना टाइम कितनी कॉस्टिंग लग रही है वो आपको शीट में बना के दिखा रहा है, मतलब ये प्लानिंग का ही पार्ट हो गया। और डिसिप्लिनरी में क्या कर रहा है, वो देख रहा है ये सारी चीजें डिसिप्लिन से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, जो भी आगे इसका रिबटल आने, जैसे फॉर एग्जांपल ये जाना है वर्कर के पास, तो उसको क्या डिसिप्लिनरी फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा, ये इसका काम है। तो ये हमारा प्लानिंग पार्ट हो गया जो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आती है। अब हम एग्जीक्यूशन पार्ट आ जाते हैं जो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोडक्शन जो इंचार्ज के अंडर सारे लोग आ रहे हैं वो सारे बॉस है, राइट, वो कहीं कहीं के बॉस है। तो आप देखो यहाँ पे एक आपका स्पीड बॉस हो गया, स्पीड बॉस हो गया, गैंग बॉस हो गया, रिपेयर बॉस हो गया, एक बस इंस्पेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, सारे बॉस उनको पकड़ने के लिए एक इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, स्पीड बॉस क्या करेगा, देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि ये जो भी हमारा टास्क है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो एक्यूरेट टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेटली एंड टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए उसका, ठीक है, यानी वो जो टास्क है प्रॉपरली होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। स्पीड मतलब स्पीड से पता लग रहा है ना कि टाइमली कंप्लीट होना चाहिए वो टास्क, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। स्पीड बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास यही है कि टाइमली एंड एक्यूरेटली जो भी टास्क इसको दिया गया है वो कंप्लीट हो। दूसरा होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस मतलब क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीनरी इक्विपमेंट हमारे जो भी है, टूल्स है, वो ऑपरेशन के लिए रेडी रहने चाहिए, ये काम है गैंग बॉस का, ठीक है। इसका काम क्या है,
जो भी मशीन है, जो भी टूल है, वो ऑपरेशन के लिए रेडी रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जब भी आप प्रोडक्शन करते हो बड़ी फैक्ट्री में, वहां पे एक प्रोसेस होता है, वहां आपको मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से पर्सन चाहिए होता है, राइट, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज स्किल की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बटन ऑन कर दिया हो गया। तो ये देखेगा वो ऑपरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला, ये मशीन को पूरा रेडी रखेगा ऑपरेशन के लिए, कि भाई ऑपरेशन के लिए आप अब जब एम्प्लॉय अपनी जो शिफ्ट पे आते हैं काम करने, वो डायरेक्टली काम करें, वहां पे टाइम वेस्ट ना हो, पहले वो ऑपरेट करने के लिए मशीन को ऑन कर रहे हैं, स्टार्ट करें, ये सब ना हो, ऑपरेटिंग कंडीशन में वो चीज होनी चाहिए। तीसरा रिपेयर है, अगर मान लो कुछ खराबी आ गई, कुछ भी ऐसी चीज होगी, तो इसको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी मशीन फैक्ट्री में है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनना, गैंग वाले का काम क्या है, मशीन तो वर्किंग कंडीशन में है, उसको ऑपरेशन ऑन रखना है उसका, यानी इसको क्या करना है, इसको हमेशा क्या रखना है कि मशीन एंड टूल ऑपरेशन के रेडी रहनी चाहिए। इसका काम क्या है, इसका काम है वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए मशीन, ठीक है ना, वर्किंग कंडीशन में है तो इसका रिपेयर वाले का काम खत्म, फिर ऑपरेशन का काम शुरू आएगा, मतलब जो आप गैंग वाला बॉस है उसका काम शुरू आएगा, फिर ऑपरेशन कंडीशन में मशीन होनी चाहिए, वर्क रहा है तो सीधा काम करे, ऐसा नहीं है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका मशीन को ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए। कई बार क्या होता है, कई मशीन ऐसी होती है जिसमें ऑयलिंग डलता है, काफी सारे पार्ट्स होते हैं उसमें, राइट, तो ऑपरेशन कंडीशन में तब तक नहीं आती जब वो सारे प्रोसेस फॉलो ना हो जाए। तो गैंग बॉस की जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी मशीन फैक्ट्रीज में है वो सारी ऑपरेशन कंडीशन में होनी चाहिए। रिपेयर बॉस की क्या होती है, वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो खराब है। ठीक है जी। तीसरा एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर एज अ क्यूए काम करेगा, यहाँ पे क्वालिटी एनालिस्ट काम करेगा, क्वालिटी मैनेजर काम करेगा, मतलब वो देखेगा भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को कंसीडर करने के लिए यहाँ पे हमने एक इंस्पेक्टर रख दिया। ठीक है जी, सिंपल एक बार सिनॉप्सिस दे रहा हूं सबका। ये जो प्रोडक्शन है इंचार्ज आपका क्या करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो फटाफट। स्पीड बॉस है, एक्यूरेट एंड टाइमली आपका जो भी टास्क दिया गया है वो कंप्लीट होना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीड बॉस की। गैंग बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मशीनिंग है, टूल है, वो ऑपरेशन कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तीसरी चीज रिपेयर बॉस की क्या है, वो वर्किंग कंडीशन में जितनी भी मशीनरी एंड टूल्स है, जितनी भी मशीनरी आपकी फैक्ट्री में है, वो सारी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, डे बाय डे या वीक बाय वीक से चेक करता है सारी, ठीक है। और ये इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका क्वालिटी चेक करेगा कि वो प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं, नहीं बन रहे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें इसके जिम्मे है। ठीक है, तो दोनों हमने देख लिए कि आपका प्लानिंग और आपका एग्जीक्यूशन, यानी प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या चार चार लोग होते हैं। अब देखो जितने भी वर्कर होंगे, या तो वो इंचार्ज और इंचार्ज, इन आठों से प्रिस्क्रिप्शन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर उनको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है, या कोई डिस्कशन कर रहा है, या मान लो कोई ऑर्डर उन्हें लेना है, तो इन 8 लोगों से वो ले सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, यही 8 है जो उन्हें बताएंगे पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी चीजें। ठीक है, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड कोई चीज हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई चीज हो। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, दूसरा पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी चीजें ऑर्गेनाइज मैनर में होगी, ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, एक स्टैंडर्डाइज होगी, और दूसरा सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, यानी आपको पता है एक प्रोसेस ABCD 4 प्रोसेस से होके निकलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो 4 प्रोसेस आपके फॉलो होने चाहिए। अननेसेसरी जो उसमें प्रोसेस है वो आपके हट जाने चाहिए, प्रोडक्ट की अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन भी आपको इसमें नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है प्रोसेस में कि भाई ये यूनिफॉर्मिटी है, इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो कोशिश करो उनका जो कैरेक्टर स्केच है वो सेम रखो। ठीक है, सेम इन द सेंस कि यार उनका साइज हो गया, उनका कैरेक्टर स्केच हो गया, वो सेम रखो। सेम अगर आप रखोगे तो आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा, एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली बन रहा है। इससे क्या होगा, आपको 2 चीजें और स्टैंडर्डाइज करनी है। एक तो आपको मशीन की, और जो मैन है, मतलब जो भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइजेशन आपको उसका पता होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है इन पर्टिकुलर चीजों का, यानी मशीन जो ऑपरेटिंग अगर ऑपरेट कर रही है तो कितने प्रोडक्ट वो एक बार में निकाल देते हैं। मैन अगर मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसका स्टैंडर्ड एवरी आवर का क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको इससे पता लग गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने प्रोसेस पूरा स्टैंडर्डाइज कर रखा है, नॉर्मली फैक्ट्री में स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन होती है। अब इसमें ये क्या बात बता रहे हैं ये देख लो, यहाँ पे इसको कहता है यूनिफॉर्मिटी लानी है। भाई क्यों लानी है यूनिफॉर्मिटी, क्यों लाना है स्टैंडर्ड आपको, कहता है जी मेरे को ना प्रोडक्ट जो है, जो भी गिवन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको मेरे को फिक्स टाइप, फिक्स साइज और कैरेक्टर स्केच उसके सेम रखने हैं। ठीक है, टाइप हो गया, साइज हो गया, कैरेक्टर स्केच हो गया, सेम अकॉर्डिंग काम करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि अगर मैं एक प्रोडक्ट लाइन ही मेरी चल रही है फॉर एग्जांपल, उसमें एक प्रोडक्ट तो अलग बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट अलग बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सीमलेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी वर्कर उसे बनाए, ऐसा ना हो कि ये वर्कर बना रहा है तो थोड़ी सी इसमें अलग चीज आ रही है, वो वर्कर बना रहा है तो उसमें अलग चीज आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, फिक्स टाइप के बनने चाहिए वो, राइट।
साथ ही साथ साइज उनका एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जैसा साइज स्टैंडर्ड में है वो होना चाहिए, कैरेक्टर स्केच अकॉर्डिंगली उसके बनते हैं, ठीक है, तो वो भी अकॉर्डिंगली सेम होने चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं भाई अगर मान लो आपको कल को मैन्युफैक्चरिंग पार्ट या प्रोडक्ट इंटरचेंज करके यूज करने हो तो कोई दिक्कत ना हो, अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तो आप उसको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड बना होगा तो ऑब्वियसली आप उसको इधर वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको दूसरे में यूज कर सकते हो, ओनली इफ यू हैव अ यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड आपका बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज आपको जैसे हमने बात करी कि एक्सीलेंस लेके आना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में, उसमें मटेरियल की क्वालिटी पे काम करना है, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करनी है अलॉन्ग विद मैन एंड मशीन, ठीक है। मैन और मशीन का मतलब क्या है, मैन और मशीन में स्टैंडर्ड आप करते हो, ये आपको वर्क स्टडी के थ्रू इसमें फॉर्म होता है। वर्क स्टडी की स्टडी है, अभी इसमें आगे बढ़ोगे आप टेक्निक में कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड करते हो, ठीक है। चाहे वो वर्कर के हो, चाहे वो मशीन के हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल का अगर आपको स्टैंडर्ड लेके आना है पर्टिकुलरली तो उसको वर्क स्टडी के थ्रू आप वो स्टैंडर्ड लेके आते हो, ठीक है। वर्क स्टडी के थ्रू वो चीजें फॉर्म होती है, अभी आप इसमें आगे पढ़ोगे वो चीज, ठीक है। तो स्टैब्लिश करना है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस और क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको मेंटेन करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरी चीज जैसे हमने पढ़ा स्टैब्लिश स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, ठीक है। तो चार चीजें इसके ऑब्जेक्टिव में आ गई, अगर यूनिफॉर्म आपका प्रोसीजर रहेगा तो चार चीजें इसमें आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट लाइन आपको गिवन है उसको फिक्स टाइप फिक्स साइज का बना रहे हो, कैरेक्टर्स के सेम है उसके। दूसरी चीज क्या कर रहे हो, इंटरचेंजेबिलिटी दे रहे हो, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, जो भी प्रोडक्ट है उसको आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तो ही आप ये काम कर सकते हो, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो उसमें काफी प्रॉब्लम आएगा। दूसरी चीज स्टैब्लिश करना है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस और क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ क्वालिटी जो मटेरियल की है वो आपको मेंटेन करके चलनी है। चौथी बात स्टैब्लिश करो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मैन और मशीन का जो परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड आपको पता है एक घंटे में मशीनरी इतनी प्रोड्यूस करेगी, मैन इतना प्रोड्यूस करेगा, तो वो स्टैंडर्ड जब आपको पता होगा अकॉर्डिंगली आप पता कर सकते हो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी, राइट। अब इसमें क्या होगा, अब आ जाती है बात सिंप्लिसिटी में। सिंप्लिसिटी क्या कहते हैं, नेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन मत करो, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, राइट। इसने यही बोला है कि भाई इसका एम सिंपल ये है कि जो भी अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हो प्रोडक्ट की उसे अवॉइड करो, ठीक है। उसे अवॉइड करोगे तो उसमें आपका लेबर हो गया, मशीन हो गया, टूल हो गया, उसका कॉस्ट भी बचेगा, ठीक है ना। अननेसेसरी आप डाइवर्सिफिकेशन अगर कर रहे हो, अननेसेसरी, ठीक है, पूरी फॉर्म्ड रिसर्च करके कर रहे हो, दैट इज अननेसेसरी। अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन से बचो, ठीक है। जितना आप प्रोसेस स्टैंडर्ड रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, उतना ही वर्क करना ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग के लिए इजी रहेगा। दूसरी चीज जो मशीन की आपके लेबर की और टूल की कॉस्ट बढ़ रही है, प्लस अगर आपको सबके स्टैंडर्ड्स पता है, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा जब एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप कंपेयर करोगे ना, तो ये आपको हेल्प करेगा उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में, ठीक है। अगर मान लो कोई वर्कर इनएफिशिएंट हो रहा है, राइट, मतलब वो स्टैंडर्ड मैटर नहीं कर पा रहा, तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी आप कैसे इंप्रूव करेंगे, उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जितना आपका वो कहेगा यार अगर आपका प्रोसेस ही बहुत कॉम्प्लेक्स है तो क्या देगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा, या फॉर एग्जांपल उसको अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं आ रही वो चीज, तो आप पहले ही उसको स्टैंडर्ड वे में रखो, सिंप्लीफिकेशन रखो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन जितनी कम हो सके उतनी कम रखो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, अननेसेसरी की डाइवर्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इधर देखो, इससे आपका रिड्यूस इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री अगर आप पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो तो इन्वेंट्री भी आपकी रिड्यूस होती है, वो इकट्ठी होके नहीं रहती। आपने अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन करके प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, अब वो आपकी पड़ी है फैक्ट्री में इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री आपका बढ़ाई तो रही है, वो जो पर्टिकुलर स्पेस है कैरिंग जो कॉस्ट आपकी आ रही है, उसको रखने की जो कॉस्ट आ रही है वो तो आपकी कॉस्टिंग ही है ना एक तरह से, तो आपको क्यों अननेसेसरी इन्वेंट्री रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या, जितना आप फिक्स साइज रखोगे, फिक्स टाइप फिक्स साइज कैरेक्टर सेट रखोगे तो उतना आपके लिए इजी रहेगा। अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री ही इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपके जो भी इक्विपमेंट है, अगर आपको उसका स्टैंडर्ड पता है, इक्विपमेंट हो, लेबर हो, आपके मटेरियल हो, अगर आपको उनका स्टैंडर्ड पता है तो उसका जो पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन है, बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो आप करोगे, ठीक है। तीसरी चीज वही है, आपका टर्नओवर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप कर रहे हो। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी है, इसकी दो टेक्निक्स देखी है, ठीक है। पहला आपने आपका देखा फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा आप स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने चर्चा करी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा इसका पार्ट है डिफरेंशियल पीस वेज रेट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल समझो, दो वर्कर है, ठीक है। अभी मैं दो छोटा सैंपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ चीजें, ठीक है। दो वर्कर है, हमने वर्क स्टडी के थ्रू, ध्यान रखना जितने भी स्टैंडर्ड आपके आ रहे हैं वो वर्क स्टडी के थ्रू आ रहे हैं। हमने क्या करा, वर्क, ये हमें ये वाली वर्क स्टडी है जो हमें पढ़ेंगे, हमने वर्क स्टडी के थ्रू हमें ये पता चल गया भाई वर्क स्टडी के थ्रू कि हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, यूनिट की जो प्रोडक्शन है या बेसिकली से पीस की प्रोडक्शन है, 1 घंटे के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट बनने चाहिए वो 10 बन जाने चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है।
अब डिफरेंशियल पीस रेट कहता क्या है? देखो, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंट होंगे, एफिशिएंट के साथ साथ वो स्टैंडर्ड से भी आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस रेट टेलर का कहने का मतलब ये था, भाई मुझे छटाई करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है एफिशिएंट है, कौन सा एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, डिफरेंशियल पीस रेट इंट्रोड्यूस करो। डिफरेंशियल पीस रेट इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई देखो, मेरी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी आ रही है, मैंने वर्क स्टडी कर ली, मैंने वर्क स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने सारे पैरामीटर्स मैच करके मैंने ये देख लिया कि मेरा 1 घंटे के अंदर जो भी सारे सिनेरियो मैं देख रहा हूं, मशीनरी का, एम्प्लॉयज का, व्हाटएवर इट इज, नॉर्मल चीज हटा के 10 आपके पीसेस जो है बनने चाहिए, 10 यूनिट आपकी ड्राफ्ट होनी चाहिए, मतलब बन जानी चाहिए 10 यूनिट, ठीक है। अब मान लो 2 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर ए, एम्प्लॉय नंबर बी, ठीक है। अब सबसे पहले ये सुन लो इसने कहा क्या, इसने सिंपल कहा है जो भी एम्प्लॉय स्टैंडर्ड से अबव करेंगे उनका जो पर यूनिट का रेट होगा वो अलग होगा, और जो स्टैंडर्ड से नीचे करेंगे उनका पर यूनिट का रेट अकॉर्डिंगली कम रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो डिफरेंशियल पीस रेट मतलब क्या? देखो अब ध्यान से सुनना, कहता जी जो स्टैंडर्ड से ऊपर कर रहा है, तो मान लो स्टैंडर्ड से ऊपर कर रहा है, उसका पर रेट रहेगा, पर पीस का रेट रहेगा 10 रुपए, ठीक है, पर यूनिट उसको जो मिलेगा, ठीक है जी। जो मान लो स्टैंडर्ड से कम कर रहा है, उसका जो पीस रेट रहेगा वो रहेगा 8 रुपए पर यूनिट। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? यानी एक का 10 रुपए है और एक का 8 रुपए इसने कर दिया, यानी 2 रुपए कम कर दिया उसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ए और बी की अगर हम बात करें, ये हमारे 1 घंटे में बनने चाहिए, ये दोनों 8-8 घंटे काम करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं दोनों, ठीक है। 8-8 घंटे की इनकी शिफ्ट है दोनों की, तो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। 8 के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से 80 यूनिट बननी चाहिए, ठीक है। 10 बन रही है 1 घंटे में, तो 80-80 यूनिट बननी चाहिए। अब ध्यान सुनना, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ए ने जो प्रोडक्ट, ए ने जो मैन्युफैक्चरिंग करी, वो मान लो 80 की जगह 90 की कर दी, ठीक है। ध्यान सुनना, 80 की जगह 90 की कर दी इसने, ठीक है। यानी इसने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया, इसने स्टैंडर्ड से अबव कर दिया, ठीक है। बी जो है, बी ने 80 की जगह मान लो 70 की करी, ठीक है। 80 की जगह 70 पे रुक गया वो, ठीक है। स्टैंडर्ड था कि भाई 80 होनी चाहिए, अगर आपने 8 घंटे काम किया, 10 यूनिट 1 घंटे के हिसाब से बननी चाहिए, तो 80 होनी चाहिए, लेकिन बी क्या है 70 पे रुक गया, या 70 ही वो कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, राइट। अब डिफरेंशियल पीस रेट में हुआ क्या, इसने जिसने 90 यूनिट बनाई है, इसको तो मिल रहा है 90 इंटू 10 के हिसाब से, यानी इसको 900 मिल गया, ठीक है। अब इसने जिसने 70 यूनिट बनाई है ओनली, तो इसको मिलेगा 8 रुपीज के हिसाब से। तो बताओ इसका कितना अमाउंट रहा, अगर 8 रुपीज के हिसाब से इसको मिलेगा तो कितना अमाउंट रहा, अराउंड 56, मतलब 560। अब आप देख रहे हो कितना फर्क आ गया इसमें, कितना फर्क इसमें आ रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें कितना फर्क आ गया, अगर आप देखोगे फर्क में, तो ये अराउंड आपका बैठ गया 340 रुपए का फर्क, ठीक है। 340 रुपए का फर्क आ गया। शिफ्ट टाइम दोनों ने करी है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटा सैंपल लिया है, शिफ्ट टाइम दोनों ने करी है 8-8 घंटे की, लेकिन एक उठा रहा है 900 रुपए पर डे के, ठीक है, पीस रेट के हिसाब से, एक उठा रहा है 560 रुपए, दोनों ने काम किया। बस इसने क्या किया था, इसने 2 यूनिट, मतलब पर्टिकुलरली अगर बात करें, इसने 10 यूनिट कम बनाई थी और उसने 10 यूनिट ज्यादा बनाई थी। तो डिफरेंशियल पीस रेट में अब आप देखो, अब जब ए और बी आपस में बात करेंगे, वो कहेगा यार मेरे को तो 900 रहा, ये कहेगा मेरे को तो 560, 340 का डिफरेंस। तो बी के लिए ये मोटिवेशन फैक्टर, ये तो डिफरेंस है ना, ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है, इसके लिए एज अ मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा। मोटिवेशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ये अब जब अगली बार वर्क करेगा, ये जब अब अगली बार वर्क करने आएगा, तो ये सोचेगा नहीं यार अब मुझे बेटर करना है, अब मुझे स्टैंडर्ड से बेटर करना है, ठीक है। अब मैं किस तरीके से उसको और बेटर कर सकता हूं, ये उस चीज पे फोकस करेगा, क्योंकि डिफरेंस जो दे रखा है मॉनिटरी टर्म में वो है इतना इनफ है, जो कि ये मोटिवेट हो उससे, राइट। अब ये क्या करेगा, अब ये लूपहोल्स देखेगा, अब ये चीजें समझेगा, अकॉर्डिंगली जो भी चीज रहेगी इसकी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी पे खुद से वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि जब फाइनेंशियल टर्म में चोट लगती है, या फाइनेंशियल टर्म में बच्चे को पता चलता है, या एम्प्लॉय को पता लगेगा कि हाँ यार मेरा तो काफी नुकसान हो रहा है, तो फिर वो अपने आप ही एज अ मोटिवेशन फैक्टर, अमाउंट काफी है उसके लिए कि भाई इतना डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली एफिशिएंटली काम करूंगा। तो इसलिए टेलर बड़े समझदार थे, उन्होंने ये डिफरेंशियल पीस रेट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो डिफरेंस बस यही है कि जो स्टैंडर्ड से अबव कर रहा है, जो स्टैंडर्ड से लो कर रहा है, उनको अलग अलग पे करो। यहाँ पे मेरे 2 एम्प्लॉय सेपरेट हो गए, मेरे को पता लग गया भाई कौन एम्प्लॉय मेरा एफिशिएंट है और कौन एम्प्लॉय मेरा इनएफिशिएंट है, ठीक है। जो इनएफिशिएंट होगा वो इसको एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर लेके काम कर सकता है, ठीक है। उससे बात करी जाएगी भाई क्यों आप इनएफिशिएंट हो, बात भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा इस काम के लिए, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे फाइनेंशियली, ठीक है। तो बड़े समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये वाला जो डिफरेंशियल पीस रेट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी।
अब आगे बढ़ते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन, याद आ रहा है कुछ? मेंटल रिवॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था इसमें। देखो मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो मैनेजमेंट और वर्कर है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों जब वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, तो दोनों जब वर्क करेंगे कंपटीशन के लेवल पे वर्क नहीं करना है। दोनों ने जो वर्क करना है वो करना है कोऑपरेशन लेवल पे, कोऑर्डिनेशन के लेवल पे, राइट, साथ मिलके काम करना है, ठीक है। तभी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो गोल है वो अचीव होगा, राइट। अगर मान लो आपस में ही आप कंपटीशन करते रहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो मेट ही नहीं हो पाएगा ना, राइट। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से काम करना है, कोऑपरेशन से काम करना है, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मेट हो। अब ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट भी ध्यान से बात सुन लो। अगर एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही है तो एम्प्लॉय की तरक्की अगर नहीं हो रही है तो एम्प्लॉयर की तरक्की नहीं होगी। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको एज अ मैनेजमेंट ये कोशिश करनी है कि एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी का आप ध्यान दो, एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली आपकी प्रोस्पेरिटी का ध्यान देंगे। और एम्प्लॉय को भी ये ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो आपको पर्टिकुलर काम करने से कोई प्रॉफिट हो रहा है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है भाई काम एक्चुअल में किसने किया, काम एक्चुअल में वर्कर ने किया, तो कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन आप वर्कर के साथ भी शेयर कर सकते हो उस प्रॉफिट का, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, तो आप उन्हें दे सकते हो ताकि उन्हें भी वो चीज एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी, ठीक है। ऐसे ही सेम वर्कर के लिए भी है। अगर मान लो आपको पर्टिकुलर कभी मान लो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए या पर्टिकुलर रीजन के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, तो उसमें आपको उनका मैनेजमेंट का साथ देना है, ठीक है। तो दोनों जब कोरिलेट करके काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा। तो इसमें मेंटल रिवॉल्यूशन की बहुत जरूरत है। तो यही मेंटल रिवॉल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है कि आपको जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है दोनों से ही बनी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अकेला चला लेगा, ऐसा नहीं है कि वर्कर अकेले कर लेंगे। दोनों जब मिलेंगे तब वो जब एक होंगे तब वो जो पॉसिबिलिटी बनेगी, जो अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी वो काफी हायर बनेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 चीजें देखी, ध्यान सुनना। हमने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है आपकी, स्टैंडर्डाइजेशन हमने देख लिया, सिंप्लिसिटी देख ली, उसके बाद हमने डिफरेंशियल पीस रेट देख लिया जो इन्होंने दिया था टेलर ने, और हमने मेंटल रिवॉल्यूशन देख लिया कि मेंटल रिवॉल्यूशन में आपको ये देखना है दोनों सिमिलर पैरेलल में है, ठीक है, दोनों सिमिलर पैरेलल में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ आर सिमिलर पैरेलल, राइट, बोथ आर ऑन द सेम पेज। तो दोनों को कोऑर्डिनेशन करके काम करना है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देना है, तभी आगे जो है तरक्की जिसे बोलते हैं वो होती है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी बेसिकली होता क्या है उसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम आगे वर्क स्टडी पे, ठीक है। देखो वर्क स्टडी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था अर्लियर, जब हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी कर रहे थे और अभी भी हमने किया था। काफी सारी चीजें आपकी वर्क स्टडी पे बेस है, ठीक है। वर्क स्टडी मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक मेथड दिया था 2MFT वाला, ठीक है। 2M मतलब मेथड, आपका मेथड स्टडी करते हैं, यहाँ पे मोशन स्टडी करते हैं, फटीग स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, ये चारों स्टडी वर्क स्टडी का पार्ट होती है। और ये एक टेक्निक है, इट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दी थी, ठीक है, जो FW टेलर ने दी थी उसी का ये पार्ट है, ठीक है। इसको फॉर्म कर रहे हैं किस तरीके से चीजें जो है फॉर्म हो रही है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है मेथड स्टडी, ठीक है। देखो मेथड स्टडी मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ना काफी सारे हमारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से होता है, मतलब जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उसको जो कन्वर्ट कर रहे हो, इसके बीच में काफी सारे आपके प्रोसेस आते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि भाई आप ना हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढो, ठीक है, हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढो। और वो कैसे ढूंढोगे आप, आपको करना क्या है, आपको पहले ये देखो कि जो आपका RM से लेके, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा है और जो आपकी फिनिश गुड बन रही है, इसके बीच में कितने प्रोसेस है उसको एक बार इकट्ठा कर लो कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोसेस है। अब उसमें देखो क्या क्या चीजें अभी फॉलो हो रही है और किन किन चीजों में मैं कॉस्ट रिडक्शन या टाइम रिडक्शन या कुछ ऐसी चीज कर सकता हूं जिससे ओवरऑल मेरी मैथडोलॉजी वो इंप्रूव हो, प्लस मेरी एक एफिशिएंसी बने जिससे मैं जो टाइम है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम कर सकूं, ठीक है। अब मेथड स्टडी में करते क्या हम, मेथड स्टडी में यही कर रहे हैं हम कि हम एक बेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं काम को करने का, किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस जैसे मैंने बताया RM से फिनिश गुड तक जो टोटल प्रोसेस है हर एक एक्टिविटी में अप्लाई होता है। आप करते कैसे अप्लाई है, इधर आ जाओ, इधर हमने एक चीज बता रखी है आपको। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो कौन सा वर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम RM परचेज के लिए देख रहे हो, RM की स्टॉकिंग के लिए देख रहे हो, तो वो वर्क या वो प्रोसेस आपने देख लिया, ठीक है, कि इसको करने का मेथड क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको पर्टिकुलरली इंप्रूव कर सकते हैं। एक वक्त कोई भी पकड़ लो, टुकड़ों में करना,
क्योंकि क्या रहता है, पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को एक बार में नहीं लेना। एक प्रोसेस ले लिया आपने पर्टिकुलरली, एक वर्क या एक टास्क ले लिया एक टाइम पे, ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड की उसकी इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। अब क्या करोगे, उसको देखो, चेक करो अपने एंड पे, ठीक है। ठीक है, आपने रिकॉर्ड करी इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड करने के बाद उसको चेक करो, उसको एग्जामिन करो उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपने एग्जामिनेशन करा, अपना इंटेलेक्ट वहां पे यूज किया, एग्जामिन करो, एग्जामिनेशन करो उसका, ठीक है। एग्जामिनेशन जब आपने किया, उसके बाद एक प्रोसेस डेवलप करो अकॉर्डिंगली। उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एक प्रोसेस डेवलप करो, जो आपका न्यू प्रोसेस है, फिर से इंप्लीमेंट और मेंटेन करो, या इंस्टॉल कर दो प्रोसेस में और फिर मेंटेन करो। क्या करोगे इसके बाद, क्यों कर रहे हो आप ये प्रोसेस, मतलब ये इतना मेथड स्टडी ये सब क्यों कर रहे हो आप? आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी है आपकी अपनी जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी क्वालिटी, जिससे आपके जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़े, ठीक है। तो वर्क स्टडी कर क्या रहा है, वर्क स्टडी पहली मेथड स्टडी में आपको क्या करवा रहा है, कहता है जी हर एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, वो तरीका ढूंढो, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी R&D करो, उसके लिए थोड़ी सी R&D करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसमें करना क्या, पूरे प्रोसेस को उठा लो, जो भी आपका प्रोसेस है RM से लेके FG तक, ठीक है। एक कोई भी टास्क या कोई भी वर्क उठा लो, ठीक है। जब आपने वो टास्क उठाया, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करो, गैदर करने के बाद उसको चेक करो, अपने इंटेलेक्ट को यूज करो, एग्जामिन करो। एंड एग्जामिन जब आपने कर लिया, उसके बाद एक प्रोसेस जनरेट करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैसे ये प्रोसेस इंप्रूव हो सकता है, आपने वो प्रोसेस, अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस को आप टैकल कर रहे हो। जो भी प्रोसेस को आप वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे टैकल कर रहे हो, देन अकॉर्डिंगली उसे आगे जाके प्रोसीड करो, मतलब उसे इंस्टॉल करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंड उसे फिर मेंटेन करो, यानी इंप्लीमेंट करो। क्यों कर रहे हो आप ये, आपका मेन पर्पस क्या है, आपकी जो भी कॉस्टिंग है उसको कम करना, ठीक है। दूसरा, आपकी जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, ताकि ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़े। इसलिए आप मेथड स्टडी रेगुलर बेसिस पे करते हो। मेथड स्टडी जब आप करते हो, तब आप एग्जामिन करते हो कि हाँ यार क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो जब आप वो इंप्रूवमेंट ढूंढते हो, जब आप वो स्पेस ढूंढते हो, स्पेस ढूंढ के फिर आप नया मेथोडोलॉजी लेके आते हो, और जब उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर इंस्टॉल करते हो, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप कॉस्टिंग कम करोगे, क्वालिटी मेंटेन करोगे या क्वालिटी बढ़ाओगे, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी उस लेवल पे हो पाएगी। तो मेथड स्टडी जितनी अच्छी होगी, जितना आपको पता होगा किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस किस मेथड से, किस बेस्ट तरीके से मुझे करना है, तो अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है। तो वर्क स्टडी में सबसे पहले हम मेथड स्टडी करते हैं। दूसरी स्टडी इसमें आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ, देखो जब भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम करने आ रहा है, ठीक है, अब मान लो वो काम करने आ रहा है, तो काम करने में क्या होता है ना कि कोई किसी का तरीका अलग है, किसी का तरीका मतलब काम करने का सबका तरीका डिफरेंट है, राइट। लेकिन आपको वो नहीं करना, आपको ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, जैसे मैंने बोला, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आनी है हर चीज में। जैसे हमने देखा था डिफरेंशियल पीस रेट में, डिफरेंशियल पीस रेट में क्या हो रहा था, दो एम्प्लॉय थे ए और बी, एक स्टैंडर्ड से भी ऊपर कर रहा था, उसका वेज उसी के हिसाब से था, और एक स्टैंडर्ड से नीचे कर रहा था, तो उसका वेज उसी के हिसाब से मिल रहा था। तो आपको क्या करना है, वर्क स्टडी के थ्रू ये एनालाइज करना है कि कौन कौन से ऐसे मोशन है, मोशन में सब चीज इंक्लूड होगी। आप लिफ्टिंग कर रहे हो, आप मशीन को कैसे रन कर रहे हो, आप बैठे कैसे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप हैंड की मूवमेंट कैसे कर रहे हो, ये एक एक पार्ट उस मोशन में इंक्लूड होती है, ठीक है। जब एक एक पार्ट इंक्लूड होती है, तो आप ये देख लेते हो यार कौन कौन सी चीजें, अपनी ऑब्जर्वेशन से आप ये देख लेते हो कौन कौन सी चीजें अननेसेसरी है जो ये कर रहा है। आप ये देख लेते हो कि जो भी एम्प्लॉई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें है जो अननेसेसरी कर रहा है, रिक्वायर्ड ही नहीं करने की, ठीक है। तो आपने वो देख ली, अब आपने उसको गाइड करा, आपने जो भी अनप्रोडक्टिव उसके एक्शन थे या जो भी अनप्रोडक्टिव मोशन थे, उसको आपको एलिमिनेट करना है। एट द एंड तो यही करना है ना, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो आप उसके लिए एम्प्लॉय को गाइड करोगे कि भाई ऐसे ऐसे जब आप कर रहे हो, ये चीज जब मूवमेंट कर रहे हो, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है इस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, क्या ये रिक्वायर ही नहीं है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, रिक्वायरमेंट है ही नहीं जो आप कर रहे हो पर्टिकुलरली। इससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम आ रही है, राइट। आप उसे बात करो, उसे समझाओगे, देन अकॉर्डिंगली वो समझेगा, राइट। तो मोशन स्टडी में हम कर रहे हैं, मोशन स्टडी में इधर देख लो, मोशन स्टडी में क्या कर रहे हो, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो किसी जॉब को करते हुए, उसकी एक स्टडी है, उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो इसमें ना, दो तीन चीजें आप और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में क्या क्या पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड टाइम जो है निकाला हुआ है, टाइम स्टडी में भी आप करोगे, स्टैंडर्ड टाइम आपको पता है। अब स्टैंडर्ड टाइम पता है तो आप स्टॉप वॉच रख लो, उसके बाद देखो क्या क्या अननेसेसरी चीजें बीच में हो रही है, ठीक है। आपको हो गया, एम्प्लॉय को गाइड करो, मतलब एक नोटेशन दो कि जब भी वो अनप्रोडक्टिव कर रहा है तो उसको लाइटिंग से समझाओ, ठीक है भाई ये रेड लाइट है या ये ग्रीन लाइट है जो आप कर रहे हो, राइट। तो उसके हिसाब से उसे समझाओ, लाइट के नोटेशन से समझाओ, कुछ ऐसे इंडिकेशंस दो उसे, कुछ ऐसे इशारे उसे पता लगने चाहिए कि हाँ ये अनप्रोडक्टिव कुछ चीज है या कुछ मोशन है जो अनप्रोडक्टिव है वो मैं कर रहा हूँ, राइट। इसमें क्या होगा, देखो सारी चीजें इंक्लूड है इसमें,
लिफ्टिंग हो गया, पुटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, सिटिंग हो गया, चेंजिंग पोजिशनिंग हो गया बार बार, ठीक है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनेगी। इसमें गोल हमारा एक सिंपल है कि अननेसेसरी जितनी भी मूवमेंट है आपकी उसे एलिमिनेट करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब ये इसके लिए मैं पहले वर्कर से बात करूंगा, उसे बताऊंगा उसके मूवमेंट के बारे में, या तो मैं जो भी इनका सुपरवाइजर है वो अकॉर्डिंगली बात करके बता देगा, या फिर सिंपल अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कुछ सिंबल्स, कुछ कलर डिनोट कर दो। अगर मान लो कुछ प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव हो रहा है तो उसको उस चीज से वो समझ आ जाए, ठीक है। बाकी है कि इट टेक लेस टाइम टू क्रिएट जॉब एंड एफिशिएंसी, राइट। कोई भी कंप्लीट जॉब को मतलब कोई भी जॉब है, आपको उसको अगर कंप्लीट करना है, इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें अगर जितने भी अनप्रोडक्टिव आपके मोशन है अगर वो हटा दोगे आप, तो ऑब्वियसली बात है इसमें आपका जो टाइम है अपने आप कम आ जाएगा और एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ये जो अननेसेसरी के मोशन होते हैं ना, व्हेन यू आर एट वर्क प्लेस और आप अननेसेसरी के मोशन कर रहे हो, ठीक है, जो रिक्वायर्ड ही नहीं है वर्क से रिलेटेड, अगर आप वो ना करूं, जो वर्क है, जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है 8 आवर्स का है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आप देखोगे प्रोडक्टिविटी अपने आप ही निकलेगी। तो उसी के लिए वर्क स्टडी बनी है, ठीक है। मेथड स्टडी आपने कर ली, ठीक है, वन बेस्ट वे ढूंढ लिया, उसके बाद मोशन स्टडी कर ली, जितने भी अनप्रोडक्टिव चीज है वो हटा दी हमने। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है टाइम स्टडी। देखो, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल स्टडी। व्हाई? क्योंकि टाइम से आपको ये पता लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पर्टिकुलरली कितना टाइम लग रहा है, क्या स्टैंडर्ड टाइम है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जब आप वहां पे डिफरेंशियल पीस रेट भी कर रहे थे, तो डिफरेंशियल पीस रेट में भी आप ये देख रहे थे कि भाई 1 घंटे में कितनी यूनिट बन रही है, ठीक है जी। तो टाइमिंग जो है, स्टैंडर्ड टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसको मेजर करने के लिए आप क्या करो, उसको मेजर करने के लिए आप टास्क बाय टास्क रिपीटेडली मोड पे आप कोई मशीनरी यूज करो, ठीक है। टाइमर बाउंड मशीनरी जो होती है उसको यूज करो। पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए हर एक टास्क पे कितना टाइम पर्टिकुलरली लग रहा है। जब आप वो स्टैंडर्ड टाइम दे देते हो, अब मान लो उस स्टैंडर्ड टाइम में जो भी एम्प्लॉइज काम कर पा रहे हैं वो तो आपकी प्रोडक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। जो उससे भी अच्छा कर रहे हैं वो मोर देन प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मतलब वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे आपके। और दूसरी चीज, जो उस कैपेसिटी में मतलब उस स्टैंडर्ड टाइम को मेट नहीं कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो टाइम स्टडी में आप करते क्यों, यहाँ देखो, सबसे पहले आप मेजर करोगे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करके आप टाइम मेजर कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी टास्क है आपका, उसमें आपका कितना टाइम लग रहा है ये आपको पता लग रहा है, डिवाइसेस से आपने मेजर कर लिया टाइम, ठीक है। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग। मैंने बताया ना, बार बार चेक करो, ठीक है। बार बार चेक करोगे, बार बार रीडिंग लोगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टाइम क्या है। हो सकता है पहली बार आपने लिया 10 मिनट आ रहा है, हो सकता है दूसरी बार लिया 12 मिनट आ रहा है, हो सकता है तीसरी बार लिया 11 मिनट आ रहा है, हो सकता है चौथी बार लिया 10.5 मिनट आ रहा है, पांचवी बार भी 10.5, छठी बार भी। तो इस तरीके से जब आप एक्सपेरिमेंटल व्यू में करोगे तो आपको एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टाइम भी पता लग जाएगा, ठीक है नहीं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जर्वेशन करके आपने ये पता कर लिया कि भाई स्टैंडर्ड जो है टाइम कितना निकल रहा है पर्टिकुलरली। ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, आपको जब पता होगा कि मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को इतना पर्टिकुलर काम करना है, जो ठीक है, मैंने निकाल लिया कि मेरा स्टैंडर्ड टाइम पर्टिकुलर जॉब का इतना है, ठीक है। अब ये मैं निकाल क्यों रहा हूं, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, मतलब आपको पता है पर्टिकुलर मुझे इतना काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिन की 1000 यूनिट बनानी है, ठीक है। अब आपको ये इजीनेस होगी जब आपको पता होगा यार स्टैंडर्ड टाइम इसका इतना है, तो आपको पता होगा आपको कितने एम्प्लॉय को रखना है, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया, आपको ये पता लगेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी एम्प्लॉयड, राइट। मतलब मेरे को कितने एम्प्लॉय वहां पे रखने हैं इस पर्टिकुलर काम के लिए। अगर मुझे 1000 यूनिट दिन की बनानी है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम मुझे पता है, तो अकॉर्डिंगली कितने एम्प्लॉय रखने हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड से ज्यादा कर रहा है तो उसकी जो स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है, वो भी तो बनाऊंगा मैं। अब जब इंसेंटिव स्कीम बन रही है तो अकॉर्डिंगली उसके लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है। तीसरी चीज, मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। लेबर मेजर जो पोर्शन है लेबर कॉस्ट का, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का वो लेबर कॉस्ट जो है वो कवर करती है, ठीक है जी। अब इसमें अब देखो कोई अब जिसका टाइम है पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बोला मशीन से ले लो, रिपीटेडली रीडिंग ले लो, ये जो पर्टिकुलर मेथड है ना, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कितने वॉल्यूम में काम हो रहा है पर डे या पर मंथ पे हिसाब से क्या वॉल्यूम है उनका, क्या उनका ऑपरेशन टाइम है उस पर्टिकुलर काम को करने का, और क्या उनकी कॉस्टिंग है, राइट। तो ये सारी चीजें मेजर, जब आप टाइम मेजर करोगे तो ये सारी चीजें मैटर करेगी। वॉल्यूम क्या है, ऑपरेशन क्या है, कॉस्टिंग क्या है, वो सारी चीजें इन क्लब में मेजर करेगी जब आप उसका टाइम निकालोगे स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्केल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक आपने स्टैंडर्ड टाइम निकाल दिया सारी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो रहा है, नहीं। उसके वॉल्यूम है, उसका ऑपरेशन किस तरीके से है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, किस तरीके से फॉर्म हो रही है, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करेगी आप कौन सा मेथड जो है वो यूज कर रहे हो।
कितना कॉस्टिंग आप इसमें एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। अब आ गया फटीग स्टडी। देखो फटीग स्टडी इज बेसिकली ह्यूमन है, ठीक है। एवरी ह्यूमन जब वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो थकता है ना। जब वो काम कर रहा है वो थकता है। जैसे वर्कर है, वर्कर जब काम कर रहे हैं तो फिजिकली थक रहे हैं, है ना। वैसे ही मैनेजर लेवल पे जो मैनेजर बैठा हुआ है वो काम कर रहा है तो वो मेंटली थक रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वर्कर जो है फिजिकली मेंटली दोनों हिसाब से थकते हैं टाइम ड्यूरेशन पे, अगर वो लगातार काम करते रहे, है ना। तो इसके लिए आपको फटीग स्टडी में ये एक स्टडी करनी है, ये देखना है कि यार कितनी देर तक पर्टिकुलरली वर्कर जो है वो काम कर सकता है और कितनी कितनी देर में उसे इंटरवल की जरूरत है। अब इंटरवल आप दोगे आपका नुकसान नहीं है, उससे क्या होगा देखो, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो वर्क स्टडी करी गई है, जब भी आप एम्प्लॉय को इंटरवल देते हो, ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या हुआ, आप एक गैप दे रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर उसने 2 घंटे 3 घंटे लगातार काम कर लिया, उसके बाद आपने 15 मिनट का गैप दे दिया, तो उससे क्या है, जो भी आप गैप दे रहे हो ना उसको रिकवरी में वर्क करता है वो, ठीक है। उसको रिकवरी में वर्क करेगा, जब वो रिकवर हो जाएगा तो उतनी ही कैपेसिटी के साथ, जितनी कैपेसिटी के साथ वो पहले काम कर रहा था, उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है काम करने की, ठीक है ना। तो उसकी क्या है, अगर आप उसे रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक्स देते हो, तो ब्रेक से क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी जो है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है। वो बढ़ेगी कैसे, क्योंकि वो फिर से एक रिफ्रेश होके आ रहा है, रिफ्रेश मोड पे आ रहा है। अगर वो लगातार कॉन्टिन्यूस काम करेगा तो ऑब्वियसली वो थका हुआ महसूस करेगा, राइट, थका हुआ करेगा, प्लस काम में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, जो आपके स्टैंडर्ड्स है वो मेट नहीं हो रहे। तो फटीग स्टडी भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली वही बता रहे हैं कि फिजिकली और मेंटली हर कोई जो है स्ट्रेस आउट होता है, जो कि बर्नआउट होता है या थकता है, वो सारी चीजें होती है। और दूसरी चीज है रेस्ट इंटरवल कैन हैव टू रिगेन द स्टैमिना, वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी, ठीक है। हो सकता है सेम ना भी करे तो 90-95 कैपेसिटी पे वो वर्क करेगा अगर उसको आप ब्रेक पर्टिकुलरली दे रहे हो, ठीक है। और अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल इसके थ्रू, फटीग स्टडी के थ्रू आप डिसाइड करते हो कितने अमाउंट का उसे ब्रेक देना है और रेस्ट इंटरवल कितने पीरियड का देना है, ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी है व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो वर्क स्टडी में 4 चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आप याद रखना। 2MFT ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, जिसमें आप मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, आप टाइम स्टडी करते हो और फटीग स्टडी करते हो, ठीक है। तो आज हमने एफडब्ल्यू टेलर का जो पूरा टेक्निक है वो पूरा देखा हमने, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप से लेके वर्कमैन स्टडी तक हमने देखा है, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप था उनका, एक सिंप्लिसिटी वाला जो पॉइंट था आपने देखा होगा, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लिसिटी, डिफरेंशियल पीस रेट था उनका, ठीक है, एक मेंटल रिवॉल्यूशन था, ठीक है, और एक ये वर्क स्टडी है। तो ये 5 टेक्निक है जो एफडब्ल्यू टेलर्स आपने दी है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के साथ, जो आप फॉलो करके अकॉर्डिंगली अच्छी चीजें, अच्छा जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डन है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगले हमारे एक जनरल मैनेजमेंट के फादर है हेनरी फेयोल, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।